आज की यह वीडियो हमारी आधुनिक भारत की ही है। आज यह 9वीं वीडियो है। अब जो हमने पिछला प्रकरण पढ़ा है उसमें हमने जो महात्मा गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन है वहाँ उनका आरंभ हो चुका है। उनके हमने प्रथम सत्याग्रह, जन आंदोलन, भूख हड़ताल और जो भी अन्य प्रक्रम थे वो देखने की कोशिश की। आज उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो भी आगे की कार्यवाही हुई उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर से इसे लाइक करिए और अपने साथियों के साथ भी आप इसे साझा कर सकते हैं। यही आपकी तरफ से मेरे लिए एक मोटिवेशन का स्रोत है। सबसे पहले हम अपनी क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आज का हमारा मुद्दा होगा जो गुप्तोत्तर काल है, जिसमें हम पुष्यभूति वंश पढ़ते हैं प्रमुख तौर पर, हर्ष का काल का। फिर उसके इर्द गिर्द जो भी अन्य कालक्रम थे जिसमें हम वाकाटकों को भी शामिल करके एक दो प्रश्न में उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, आप मुझे 5 प्रश्न पूछूंगा। आपको यदि आंसर्स आते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, यदि नहीं आते हैं तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको पलटिए। आपको ज़रूर से एक तो रिवाइज हो जाएगा और कमेंट में लिखने से आपको वो लॉन्ग टर्म में भी आपको याद होगा। और जिसे नहीं आता है वो ज़रूर से कमेंट्स में भी जिसने भी लिखा है वहाँ से गेन करने की कोशिश करना। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैं पूछता हूँ वाकाटक वंश से। ठीक है, तो हमें जो एलोरा के जो मंदिर मिलते हैं, अजंता में जो प्रमुख तौर पर गुफाएं हैं, हम 28 गुफाएं पढ़ते हैं। तो उसमें से 23 का निर्माण वाकाटक वंश के दौरान हुआ, जबकि जो अन्य 5 थी वो सातवाहनों के काल में ही निर्मित हो चुकी थी। तो उन जो 23 गुफाएं हैं उनका निर्माण किस वाकाटक शासक के संरक्षण में हुआ, आपको यह बताना है। यानी जो अजंता की जो 23 गुफाएं, अजंता की गुफाओं का प्रमुखतः निर्माण किस वाकाटक शासक द्वारा किया गया, आपको यह बताना है। ठीक हो गया, चलिए। और दूसरा प्रश्न है, ठीक है, हम एक उपाधि पढ़ते हैं सकलोत्तर पथानाथ की उपाधि, यानी उत्तर का स्वामी नाम की एक उपाधि दी है। तो यह किस शासक को दी गई है और किसने दी है, ये दोनों लिखना है आपको। जो सकलोत्तर पथानाथ की उपाधि दी गई वो किस शासक को दी गई है और किसके द्वारा दी गई है, यह भी आपको जरूर से याद करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ जो, हाँ हाँ, चलो ठीक है, एक दूसरी उपाधि के बारे में आपको पूछने की कोशिश करता हूँ। बशर्ते मैं उस शासक के कुछ 3-4 काम आपको बताता हूँ, आपको केवल नाम बताना है कि वो कौन शासक था। एक तो उस शासक ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी, आपको बताना है किसने की थी और क्यों की थी। वातापीकोंड की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। दूसरा हिंट मैं आपको उसका और दे देता हूँ, उसने जो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उनका भी निर्माण किया था। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उनका भी निर्माण उस शासक ने किया था। ठीक है, चलिए। और अन्य प्रश्नों में मैं आपसे चालुक्यों के बारे में कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ऐहोल अभिलेख पढ़ते हैं ना, राजा रवि कीर्ति ने लिखा था यह अभिलेख, ऐहोल का अभिलेख। तो यह राजा रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख किस शासक के लिए लिखा था, आपको यह बताना है। यानी रवि कीर्ति का जो ऐहोल अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है, आपको यह बताना है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। अंतिम प्रश्न में, चलिए ठीक है, आपको बताना है जो चालुक्य वंश था उसकी कितनी ब्रांचेस थी, उन ब्रांचेस के नाम लिखने हैं। मतलब जैसे हम तो एक बादामी के चालुक्य पढ़ते हैं ना, ऐसे ही और हैं चालुक्यों के डिवीज़न और हैं। तो आपको बताना है कि ये चालुक्य की कितनी ब्रांचेज हैं और कहाँ कहाँ थी, ये जरूर से लिखना है आपको। तो ठीक है, आज के ये 5 प्रश्न हो गए। आपको नहीं भी आते होंगे तो जरूर से मतलब आप अपने नोट्स को रिवाइज करना, और आप पता भी लगा पा रहे होंगे इससे थोड़ा अंदाजा कि अगर 5 में से आप अगर 3 भी सही कर रहे हैं मतलब आपका रिवीजन ठीक है। यदि नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आप जरूर से रिवीजन समय पर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो हुई अभी तक की रिवीजन की बात। अब प्रारंभ करते हैं हम आज की पढ़ाई को। ठीक है, तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले रोलेट एक्ट के बारे में। इससे पहले का हमने चंपारण में, अहमदाबाद में और खेड़ा में जो गांधी जी के सत्याग्रह वगैरह हुए उन सभी के बारे में पढ़ा था। तो रोलेट एक्ट की बात की जाए तो यह था एक बिना दलील के गिरफ्तारी की बात की गई थी। इसमें बिना दलील के गिरफ्तारी की बात की गई थी और कब, फरवरी 1919 में इसे इनेक्ट किया गया था। तो जो रोलेट एक्ट है इसे फरवरी 1919 में इसे इनेक्ट किया गया और इसमें बिना दलील के गिरफ्तारी हो जाती थी और किसी अपील का मौका भी नहीं दिया जाता, कोई अपील का मौका भी नहीं दिया जाता। जैसे हमने पढ़ा था चंपारण में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा था, फिर उसके बाद अहमदाबाद में प्रथम भूख हड़ताल पड़ी थी और उसके बाद खेड़ा में प्रथम असहयोग पड़ा था। उसी प्रकार गांधी जी ने एक रोलेट सत्याग्रह, इस रोलेट एक्ट के खिलाफ रोलेट सत्याग्रह वो लाए कब, 6 अप्रैल 1919 से प्रारंभ किया था। तो इसे गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। अब ये 4 चीज़ें हो गई, गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा चंपारण में, प्रथम
भूख हड़ताल अहमदाबाद में, प्रथम असहयोग खेड़ा में, और प्रथम जन आंदोलन वो था रॉलेट सत्याग्रह। आपको ये याद रखना है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ कुछ बातें याद रखिए। 1919 में आया था, क्योंकि क्रम में मिलाना आए तो, और यह गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 से प्रारंभ किया था। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये रॉलेट एक्ट प्रारंभ हुआ, रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, तो इसकी तिथि में कुछ डिस्पैरिटी आ गई थी, यानी कब प्रारंभ करनी है ये तिथि आ गई थी। तो कहीं पर ये सत्याग्रह पहले प्रारंभ हो गया, कहीं पर देर में प्रारंभ हुआ, तो इससे इंसर्जेंसी आ गई, यानी कई जगह दंगे भड़कने लगे। इसी दंगे में एक पंजाब में प्रमुख घटना होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बारे में जितने भी तथ्य हैं वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। अब हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। सर्वप्रथम हुआ क्या था, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ, आपको यह भी याद रखना, और यह वैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन दरअसल ये लोग ये सत्याग्रह कर रहे थे, मतलब एक क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने दो जो प्रमुख नेता थे, राष्ट्रवादी नेता, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वो थे एक तो सैफुद्दीन किचलू और एक सत्यपाल मलिक। आपको ये दो नाम याद रखने, एक सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी की गई थी। इसी के विरुद्ध लोग आवाज़ उठा रहे थे। कहाँ, जलियांवाला बाग था एक, वहाँ 13 अप्रैल 1919 के दिन वैसाखी का दिन था। तो जब यह भीड़ आई तो इस पर जो रेजिनाल्ड डायर है उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस भरी भीड़ पर रेजिनाल्ड डायर द्वारा गोलीबारी का आदेश दिया गया। इसी नरसंहार में तकरीबन 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अब एक बेहद दर्दनाक और भयावह घटना थी यह अंग्रेजी काल में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसी के विरुद्ध में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जैसे हमने एक पढ़ा था, जो एनी बेसेंट की जब गिरफ्तारी की गई थी 1917 में, तो जो सर सुब्रमण्यम अय्यर है उन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। इसी प्रकार जलियांवाला हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों ने दी थी इन्हें, वह त्याग दी। और जो शंकर राम नागर हैं उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो ये दो घटनाएं जरूर याद रखनी, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा नाइटहुड की उपाधि का त्याग, दूसरा शंकर राम नागर द्वारा वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उससे त्यागपत्र दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर अब जब यह नरसंहार हो गया तो इसकी जांच के लिए एक कमीशन गठित हुआ। इस एक जांच आयोग गठित हुआ, उसे कहते हैं हंटर कमीशन। एक तो इसे डिसऑर्डर मतलब इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं, डिसऑर्डर्ड इंक्वायरी कमेटी, बट वो तो कभी पूछेगा नहीं, आपको हंटर कमीशन ही पूछेगा कि हंटर कमीशन या फिर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें कौन सी कमीशन बैठी, तो वो थी हंटर कमीशन। इसमें 3 भारतीय सदस्य थे, आपको ये तीनों के नाम आने चाहिए। इस हंटर कमीशन में 3 भारतीय सदस्य थे। एक तो थे CH सीतलवाड़, एक तो चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ है इनका पूरा नाम, चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। एक थे पंडित जगत नारायण और एक थे सुल्तान अहमद खान। तो जो हंटर आयोग गठित हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु, उसमें 3 भारतीय सदस्य थे, एक CH सीतलवाड़, एक पंडित जगत नारायण और एक थे सुल्तान अहमद खान। ठीक हो गया। अब लेकिन ब्रिटिश लोग चालाक हुए, इन्होंने जो भी रिकमेंड किया होगा कि यह गलत था वो था, ब्रिटिश लोगों ने उससे बचने के लिए अपना एक अलग कानून बना दिया। इसे कहते हैं क्षतिपूर्ति एक्ट या फिर वाइट वॉशिंग बिल। आपको ये जरूर से याद रखना है कि ये जुड़ा किससे, तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो भी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे बचने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रारंभ मतलब इनेक्ट किया गया था। मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उससे बचने के लिए अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति एक्ट, जिसे वाइट वॉशिंग बिल भी कहते हैं, वो पारित किया था। तो ठीक है, ये हुआ हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब कुछ जो 1-2 तथ्य हैं उन्हें हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कहीं पर अली बंधु दिखने को मिले ना आपको, अली बंधु, तो ये 2 भाई थे। कौन कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली। जैसे हम सावरकर बंधु करते हैं, विनायक दामोदर दास सावरकर और गणेश सावरकर, ऐसे ये अली बंधु में 2 आते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, चलिए और फिर हम पढ़ते हैं। अब कुछ जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके 2 गुट थे, किस आधार पर, एक कहते थे कि हमें विधान परिषदों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और अगर हम वहाँ चले गए तो हम भी ब्रिटिशों का हिस्सा बन गए, फिर तो क्या ही रहा हम अंतर। एक कहते हैं नहीं, हमें इन विधान परिषदों में जाना चाहिए, यहाँ जाएंगे तभी तो हम देश के लिए कानून बना पाएंगे, और अगर सरकार कोई विरोधी कानून ला रही है तो उसके विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कर पाएंगे। तो इसी आधार पर आपको 2 नाम याद रखने, वो और तो सभी मतलब मना ही करते थे कि विधान परिषदों में नहीं जाना है, लेकिन 2 नेता थे जो विधान परिषदों में जाने के पक्षधर थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक थे CR दास, एक थे मोतीलाल नेहरू। फिर बाद में इसी मांग के लिए इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो विधान परिषद है उनमें जाने के पक्षधर 2 लोग थे, एक तो CR दास और एक मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में।
तो यह असहयोग आंदोलन का ही खिलाफत आंदोलन भी इसी असहयोग आंदोलन को कहा जाता है। क्योंकि इस दौरान जो जो तुर्की था उसका क्या कर दिया गया था, विभाजन कर दिया गया था। सेब्रीज की संधि आपने पढ़ी होगी अगर, तो सेब्रीज की संधि से तुर्की का विभाजन किया और वहाँ के खलीफा को हटा दिया गया। अब वो खलीफा पूरे मुस्लिम जगत का प्रतिनिधि था, तो इसलिए मुसलमानों में भी विरोध था। तो उन्होंने उनके साथ मिलकर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन भी चलाया था और उसी को असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। तो जो गांधी जी थे, यही जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है उसके अध्यक्ष थे। अगर कभी एग्जाम में बने कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी जी ही थे। जो ये असहयोग आंदोलन हुआ, इसे औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया? 31 अगस्त 1920 को। तो 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था। ठीक हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कुछ अन्य प्रक्रम इसमें क्या हुए। अब इस असहयोग आंदोलन को मंजूरी कब मिली? तो दिसंबर, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर में। आपको ये जरूर से याद रखें, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में। इसमें कई प्रमुख बातें हुई थी। एक तो पहली बात, असहयोग आंदोलन को सहमति दी गई कि ठीक है आप असहयोग आंदोलन चलाइए, हम इसके लिए अनुमोदन और समर्थन देते हैं। और कांग्रेस के भीतर एक 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 15 सदस्यीय है और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ। और प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भी गठन हुआ भाषाई आधार पर। अब यह सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रांतीय कांग्रेस समितियां किस एक्ट, मतलब किस अधिवेशन में बनी कांग्रेस के। तो नागपुर का जो अधिवेशन था 1920 में, उसमें प्रांतीय कांग्रेस समितियां भी गठित की गई थी भाषाई आधार पर। ठीक है, चलिए। और इस असहयोग आंदोलन के दौरान और भी प्रक्रम पढ़िए। एक तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जलियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्यागी गई। शंकर राम नागर द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया गया। इसी प्रकार इस असहयोग आंदोलन के जब ये चला तो गांधी जी ने अपना जो केसर ए हिंद का पदक था, इन्हें जो इन्हें सम्मान दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसे त्याग दिया गया। तो गांधी जी द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में नहीं किया गया, यह असहयोग आंदोलन के दौरान किया। अब जब यह असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इसमें कई स्थानीय विद्रोह भी उभरे। जैसे हम एका आंदोलन पढ़ते हैं, किसान विद्रोह है, ये 1921 में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। जैसे हम मोपला विद्रोह पढ़ते हैं, ये मालाबार क्षेत्र में। मालाबार क्षेत्र कौन सा हुआ? केरल का तट, ठीक है, और अपोजिट वाला तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग, स्थानीय विद्रोह उभरे जैसे एका आंदोलन 1921 में उत्तर प्रदेश में, मोपला विद्रोह जैसे मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन के बारे में जो भी प्रमुख बातें थी वो हमने पढ़ी। इसके बाद होता क्या है, यह असहयोग आंदोलन तो लंबा चलता, लेकिन हुआ क्या, इसी बीच एक और क्षेत्रीय घटना घट गई जिसे हम चौरी चौरा कांड कहते हैं। आपको इनकी डेट और सन क्यों याद रखना है? क्योंकि कभी अगर आपको सीक्वेंस में अरेंज करने की बात की कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन और चौरा चौरी कांड, इन चारों को दे दिया, अब कहेंगे कि पहले से बात के क्रम में इसे लगाई, तो इसलिए जरूरी हो जाता है इनका सन। तो ठीक है, तो चौरा चौरी जो घटना हुई थी, चौरी चौरा, ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी और इसने इस गांव को पूरे इतिहास के पन्ने में ही मतलब फेमस कर दिया। वैसे तो गांव का नाम है ना चौरी चौरा, जो गोरखपुर यूपी में था, लेकिन अब ये इस घटना के बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छा गया था। इसमें हुआ क्या, पुलिस और जनता के बीच झड़प हुई थी। जो गांव वाले थे उन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों को मतलब जो उनकी चौकी वगैरह होगी उसके भीतर ही जला दिया गया था। तो इस अहिंसा तक, अब गांधी जी अहिंसा का समर्थन करते थे, तो यह एक हिंसात्मक घटना थी। इसी से प्रभावित होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को त्यागेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जो यूपी में है वहाँ, इसमें पुलिस जनता के बीच झड़प हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जब फरवरी 1922 में क्या हुआ। फरवरी 1922 में इसमें हुआ, कांग्रेस की जो बैठक हुई वो बारदोली में हुई। तो बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें क्या किया गया, पहली बात तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया क्या, और अब कहा गया कि हम कुछ देर तक ये राष्ट्रीय प्रक्रम है इसको रोकेंगे और रचनात्मक कार्यों पर बल देंगे। रचनात्मक कार्यों पर बल, अब आपको यहाँ पर रचनात्मक कार्य समझने हैं। जैसे हम खादी का प्रचार करेंगे कि खादी के वस्त्र पहनिए, शराबबंदी पर, नशामुक्ति अभियान पर बल देंगे, हम अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो अनटचेबिलिटी है उसका अबोलिशन करेंगे, हम राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम के बीच एकता की बात करेंगे। तो ये रचनात्मक कार्य हुए। इनके बारे में कांग्रेस ने कहा कि अब हम आगे को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फरवरी 1922 में हुआ क्या, बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई और इसमें पहली बात तो इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि किस में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, तो बारदोली में, और रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया था। तो ठीक है, चलिए अब हम कुछ छोटी बातें पढ़ने की कोशिश करते हैं।
एक जैसे मैंने आपको बताया था, चलो एक संगठन याद रखना है आपको यहाँ पर कि जो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन है ना, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अब ये आपको जरूर से याद रखना है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। चलिए फिर क्या हुआ, फिर हमने पढ़ा जैसे ऊपर की जो विधान परिषदें थी उनमें जाने के लिए कौन समर्थक थे दो, एक तो सी आर दास और एक मोतीलाल नेहरू। तो इन्हीं की आगे पढ़ते हैं। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। इसके अध्यक्ष थे सी आर दास यानी चित्तरंजन दास। यही सी आर दास और मोतीलाल नेहरू हैं जो अन्य के साथ इनका वो हो गया, विचारधाराओं का टकराव हुआ इस दौरान की। कुछ कहते थे कि हमें नहीं जाना चाहिए, ये कहते थे कि हमें विधान परिषदों में जाना चाहिए। तो इसलिए इसी क्लैश के कारण इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और एक नई पार्टी गठित की, स्वराज पार्टी, 1923 में। हम पढ़ते हैं जनवरी 1923 में। तो आपको याद रखना है, दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गया में। इसके अध्यक्ष थे सी आर दास जी। इसी में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा इस्तीफा दिया गया और नई पार्टी गठित की गई, स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, चलिए एक और तथ्य हम देखते हैं, जो हम एक नाम पढ़ते हैं। अब जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी ना, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष बनने वाले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल, 1925 में बने थे। आपको जरूर याद रखना है ये नाम, विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। ठीक हो गया। चलिए अब एक बार हम पूरी क्लास को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपको जरूर से ये क्लास फायदेमंद है। अभी अगर इसका मतलब बेहतर ढंग से आप रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम के बाद इससे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ध्यान सब यही होना चाहिए। देखिए रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले रॉलेट एक्ट, इसके विरुद्ध पहले यह बिना दलील के गिरफ्तारी की बात करता था, इसमें कोई भी अपील नहीं होती थी। फरवरी 1919 में आया था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया 6 अप्रैल 1919 से। इसी को गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, बैसाखी के दिन हुआ। इसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरुद्ध लोग असहयोग मतलब विद्रोह प्रकट कर रहे थे। इसी में रेजिनाल्ड डायर द्वारा लोगों पर गोलीबारी का आदेश दिया गया। इसमें 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। यह एक भयावह कांड था। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्यागी गई और शंकर राम नागर द्वारा वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उससे इस्तीफा दिया गया। फिर इसके अपोजिट में एक जांच आयोग गठित हुआ इसकी इंक्वायरी करने के लिए, जिसका नाम था हंटर कमीशन। उसमें 3 भारतीयों के नाम हम पढ़ते हैं, एक तो CH सीतलवाड़, एक पंडित जगत नारायण और एक सुल्तान अहमद खान। लेकिन अंग्रेज सरकार द्वारा इससे बचने हेतु एक क्षतिपूर्ति एक्ट, व्हाइट वॉशिंग बिल पारित किया गया। ठीक है। फिर हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन के बारे में। उससे पहले हमने कुछ छोटे तथ्य भी पढ़े, जैसे हमने पढ़ा अली बंधु कौन कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर हमने पढ़ा जो विधान परिषदों में जाने के समर्थक कौन थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। असहयोग आंदोलन को ही खिलाफत आंदोलन भी कहते हैं, मतलब साथ साथ ही हुए, एक ही हैं ये दोनों। तो गांधी जी को ही अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है जो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था। फिर हमने दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में पढ़ा, जिसमें असहयोग आंदोलन को सहमति मिली। एक 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ। इसी में प्रांतीय कांग्रेस समितियां भी गठित की गई भाषाई आधार पर। फिर हमने असहयोग आंदोलन में के दौरान पढ़ा कि गांधी जी द्वारा अपना जो केसर-ए-हिंद का पदक है उसका त्याग किया गया। इसी दौरान कुछ स्थानीय विद्रोह भी उभरे, जैसे एका आंदोलन 1921 में उत्तर प्रदेश में हुआ, यह एक किसान विद्रोह था। ऐसे ही एक मोपला विद्रोह भी हुआ 1921-22 के आसपास मालाबार क्षेत्र में हुआ। फिर हमने पढ़ा एक चौरी चौरा कांड इस दौरान घटित हुआ, जो 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ यूपी के गोरखपुर जिले में। इसमें जनता द्वारा पुलिस पर अतिवादी कार्रवाई की गई, उनके जो भी उनकी दमनकारी प्रवृत्तियाँ थीं उनसे त्रस्त होकर। फिर हमने पढ़ा इसी चौरी चौरा कांड के बाद फरवरी 1922 में कांग्रेस की बैठक बारदोली में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। लेकिन साथ ही कुछ रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया, जैसे खादी का प्रचार करेंगे हम, शराबबंदी लागू करेंगे, अस्पृश्यता का उन्मूलन करेंगे, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करेंगे और हिंदू मुस्लिम में एकता की बात भी की गई। फिर हमने कुछ छोटे फैक्ट पढ़े, जैसे इसी दौरान एक संगठन बना इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। फिर हमने कांग्रेस का गया अधिवेशन पढ़ा दिसंबर 1922 में, जिसके अध्यक्ष सी आर दास थे। इसी से जब सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इस्तीफा दिया और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, जो विधान परिषदों में जाने का समर्थन करती थी। फिर हमने विट्ठल भाई पटेल जी के भी बारे में पढ़ा। वो
1925 में प्रथम भारतीय बने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। कब? 1925 में। तो ठीक है, ये आज की क्लास थी, बेहद अच्छे मैंने नोट्स शामिल किए हैं। ऐसे ही हम आगे की भी कुछ 3-4-5 जितनी भी क्लासेज होंगी उसमें आधुनिक भारत कवर कर लेंगे। फिर हम जल्दी से जो हमने भौतिक भूगोल प्रारंभ किया हमने उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ेंगे। आप जरूर से अपने एंड से भी सहयोग बनाए रखें और क्लास अच्छी लगती है तो जरूर से, नए हैं तो सब्सक्राइब तो करें, नहीं है तो जरूर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सहारे इस क्लास को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें और मैं भी मनोबलित हो सकूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।